5 साल बाद मोदी और जिनपिंग एक साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे। कई अहम विषयों पर बातचीत होगी और यह बातचीत होगी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल दोनों नेता जो हो रहे हैं उसी दौरान रूस के कजान शहर में। आज दूसरा दिन है ब्रिक्स सम्मेलन का और इस सम्मेलन में आज एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग में एशिया के 2 दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख पूरे 5 साल बाद एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच ये बैठक कई मायनों में खास है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच मतभेद गहरा गए थे। यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। रूस में कजान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। मोदी और जिनपिंग के बीच ये बातचीत होगी आज की बैठक में और इस बैठक के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच जो आपसी रिश्ते में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उन तनाव को कम करने की कोशिश होगी। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच दोनों नेताओं की आज मुलाकात होगी। एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे। 5 साल बाद एक साथ दोनों नेता टेबल पर बैठेंगे। मीटिंग के बाद बयान जारी किया जाएगा। साझा बयान दोनों लोगों की तरफ से जारी किया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस बैठक पर भी और भारत और चीन के द्विपक्षीय वार्ता पर भी। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए सब बातचीत शुरू की थी और चीन के राष्ट्रपति को भी बुलाया था भारत और उनके साथ तस्वीरें भी आई थीं और कई विषयों पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी और आज 5 साल के बाद दोनों नेता एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे। तो भारत और चीन के बीच आज बातचीत होने वाली है। भारत और चीन समझौता सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनेगी। किन किन विषयों पर आज चर्चा हो सकती है और समझौता हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच जो समझौता होगा उसमें सेना के डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति होगी। अप्रैल 2020 वाली स्थिति फिर से बहाल होगी। लद्दाख में एलएसी से पीछे हटेगी चीन की सेना। डिप्सांग और डेमचौक में दोनों देश पेट्रोलिंग करेंगे। हर देश महीने में 2 बार पेट्रोलिंग करेगा। एक पेट्रोलिंग टीम में 15 सैनिक रखे जाएंगे और हर महीने कमांडिंग स्तर की बैठक होगी। भारत और चीन पेट्रोलिंग समझौता इतना अहम क्यों है, चलिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि तनाव कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। एलएसी पर अहम ठिकाने पर टकराव कम होगा। आपसी भरोसा बहाल करने में मददगार होगा। बातचीत का रास्ता खुलेगा। इससे एलएसी पर बुनियादी ढांचे को ठीक से मैनेज कर सकेगा भारत और चीन के बीच जो विवाद है उस विवाद के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। 5-6 मई 2020 जब पैंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। 9 मई 2020 को सिक्किम में नाथुला में तीखी झड़प हुई थी और 25 मई 2020 पर एलएसी पर चीन ने 5000 सैनिक बढ़ाए थे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये इतना अहम क्यों है और कब कब जो तनाव की स्थिति आई और जो विवाद हुआ वो विवाद के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। भारत चीन के जो विवाद हैं अब तक वो कब कब हुए। 5-6 मई 2020 को पैंगोंग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई।
9 मई 2020 को सिक्किम के नाथुला में तीखी झड़प हुई। 25 मई 2020 को LAC पर चीन ने 5,000 सैनिक बढ़ा दिए। 10,000 2021 में दोनों तरफ से सीमा विवाद पर बातचीत शुरू हुई और 9 अप्रैल 2021 को 11 बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई। 13 नवंबर 2023 को जल विवाद सुलझाने पर सेनाओं के बीच सहमति बनी। 19 नवंबर 2024 को कॉर्प्स कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक हुई और 12 सितंबर 2024 को LAC विवाद में 75% सुलझा लिया गया। एस जयशंकर ने यह कहा था। और 21 अक्टूबर 2024 को दोनों देशों में LAC पर पेट्रोलिंग की सहमति बनी है और इसके बाद अब ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अहम बैठक 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे और भारत और चीन के बीच के जो तनाव है उसको कम करने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर और भारत रूस की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब भारत चीन के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता आज शाम होने वाली है उस पर नजर रखे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है, हम लोग तो लगातार बात कर रहे थे इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफी अहम है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो आज द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है उसके साए में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नीचे दब गया है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि 5 साल जिस तरह से ये विवाद चला भारत चीन के बीच में और ख़ास करके हम देखें कि ये विवाद सीमा का विवाद 1962 से यानी करीब 60 सालों से भारत चीन के बीच में ये विवाद चल रहा है। 1962 में चीन की सेनाओं ने आक्रमण भी किया और एक बड़ी ज़मीन पर कब्जा भी किया इंडिया की, और तब से लेकर चीन के साथ रिश्ते कभी सुलभ नहीं रहे। ये पहली बार है कि 2 दिन पहले जो ब्रेक थ्रू निकला खास करके सीमा विवाद को लेकर और लद्दाख में जिस तरह से जून 2020 में जो घटना हुई, दोनों सैनिकों के बीच में झड़प हुई जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए, दोनों तरफ शहीद हुए, तो उसके बाद से जिस तरह से ये ब्रेक थ्रू आया है, ये पहली बार ऐसा है कि भारत चीन के बीच में सहमति बनी है सीमा विवाद को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि जो भारत और चीन के बीच में रिश्तों में एक बर्फ़ सी जम गई थी उसे पिघलाया जा सकता है। और उसी कड़ी में हालांकि वजह ब्रिक्स सम्मेलन थी, लेकिन दोनों पक्ष द्विपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हुए और आधे घंटे का समय मिला है। आधे घंटे चूँकि ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा और द्विपक्षीय मुलाकात बहुत लंबी हो नहीं सकती है, इसलिए आधे घंटे का समय बताया गया है और 4:30 बजे ये मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। लेकिन जिस तरह से 2 दिन पहले ब्रेक थ्रू सामने आया है सीमा विवाद को लेकर, ऐसा लगता है कि शायद भारत और चीन में अब आगे भी सीमा विवाद को लेकर कुछ न कुछ एक रास्ता निकलने की उम्मीद दिखाई नज़र आती है। और यही वजह है कि आप देखिए 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कई मुलाकातें दोनों के बीच हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद बुलाया चीन के राष्ट्रपति को, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गलवान की घटना हुई, उससे पहले भी आप देखिए भूटान में और सिक्किम में जो भारत और चीन के बीच एक टकराहट देखने को मिली, उसके चलते जो रिश्ते थे दोनों देशों के बीच के वो सुलभ नहीं थे। लेकिन 21 अक्टूबर के जिस तरह से सेना अध्यक्ष ने जब घोषणा की कि लद्दाख में जो गलवान में झड़प हुई थी, उस पूरे सीमा विवाद पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। और कल चीन की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि हाँ, इस तरह का विवाद सुलझा लिया गया है। तो पूरी दुनिया में एक उम्मीद नज़र आई कि शायद भारत चीन के रिश्ते अब सुधर सकते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है अजीत प्रताप जी, जो कि चीन का जो रवैया है, विस्तारवादी नीति उसकी है, कितना भरोसा किया जा सकता है चीन पर? देखिए, चीन पर दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं करता, साफ सी बात है, और भारत भी बहुत हद तक भरोसा नहीं करता। और
कल जो है एक स्टेटमेंट भी आया भारत की तरफ से कि भले ही विवाद सुलझा लिया गया है, लेकिन अब भारतीय सेना अलर्ट मोड में है, क्योंकि चीन की पहले भी हम देख चुके हैं कि चीन पर भरोसा करना उचित नहीं होगा, और कहीं ना कहीं चीन ऐसी हरकतें करता है जिसको लेकर फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखिए कि जिस तरह से भारत ने चाहे वो हथियारों पर पैसा खर्च किया हो बाहर से, चाहे वो S-400 जो अपनी रक्षा प्रणाली हो, जो फ्रांस से फाइटर प्लेन्स लिए गए हैं, साथ ही साथ अमेरिका से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं लगातार, तो उनसे भारत की वो स्थिति नहीं रही है जो पहले की रही है। चीन भी ये बात समझता है कि भारत से लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसी दादागिरी चीन साउथ चाइना सी के आसपास दिखाता है ताइवान और अन्य छोटे देशों के खिलाफ, वो भारत के साथ उसका इक्वेशन इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर भारत को दबाया जा सकता है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका भी है, भारत के साथ रूस भी है, भारत का इजराइल भी दोस्त है। तो ये सब ऐसी ताकतें हैं कि यदि युद्ध होता है तो एक बड़ी सहायता के रूप में अमेरिका, रूस और इजराइल से हमें हथियार मिल सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस भी भारत की सहायता करते रहे हैं। तो चीन को भी लगा होगा कि इतना आसान नहीं है इंडिया से लड़ना, और वैसे भी आजकल जब फोकस आर्थिक विकास पर है तो हाल के वर्षों में चीन की इकोनॉमी पर भी दबाव देखने को मिला। उसका रियल इस्टेट सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, थोड़ा अब सुधार उसमें आ रहा है। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी नुकसान हुआ था चीन को। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी, शायद उसके चलते निवेशक चाइना पे भरोसा भी नहीं कर रहे थे, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो अपनी दौलत निकाल रहे थे चाइना से और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। हाल के दिनों में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर भी इंडिया में 3-4 फैक्ट्रियां यहाँ पर खोली गई हैं, और जल्दी ही वहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा। तो ये ऐसी बातें थी कि भारत दुनिया की तेज़ी से, सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि चाइना से भरोसा टूटने लगा निवेशकों का। तो चाइना को भी समझ में आया कि ये टाइम लड़ने का नहीं, चूँकि भारत तेज़ी से विकसित होती है अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है और चाइना के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है। तो फोकस इकोनॉमी पर होना चाहिए, ना कि सीमा पर। और यही वजह है कि शायद सीमा पर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी, और आज शाम को 4:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी होगी। तब भी हम देखेंगे कि कोई बड़ा समझौता दोनों के बीच उसका भी ऐलान किया जा सकता है। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ब्रिक्स में तो चीन भी है और भारत भी है, और ब्रिक्स से अलग एक क्वाड भी है। क्वाड में भी चाइना पर एक दबाव बनाने की कोशिश होती है। भारत का अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से एक अच्छा संबंध है, जापान से अच्छा संबंध रहा है। तो अब एक मजबूरी भी हो गई है भारत के साथ जुड़ने की, या ये दिखाने की कि हम अब तनाव कम कर रहे हैं चीन की। बिल्कुल, देखिए आनंद, इसी महीने 12 तारीख को भारत के विदेश मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी इस्लामाबाद में, और वहाँ पर 9 साल बाद कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया था। वो भी एक बड़ा संगठन है, चीन का बनाया हुआ है, और सीमावर्ती विवादों के लिए ये बनाया गया संगठन था। हालांकि अब नए विषय भी उसमें आ गए हैं। तो सीमा विवाद को लेकर काफ़ी प्रभावी माना जा रहा था, लेकिन उसके इतर चूँकि अमेरिकी प्रतिबंध, चाहे वो रूस के खिलाफ हो, चाहे वो व्यापार के चलते चीन के खिलाफ हो, तो दोनों देशों को ये लगा कि यदि हम जो विकासशील देश हैं या साउथ जिनको बोला जाता है, उन देशों के साथ संगठन बनाए, तो हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप को टक्कर दी जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है 90% वो डॉलर में होता है, और साथ ही साथ जो ऑयल व्यापार होता है, यानी पूरी दुनिया में तेल के जरिए जो वो व्यापार होता है, वो भी डॉलर के जरिए होता है, 100% डॉलर के जरिए होता है। इसीलिए ये सभी देश आपस में सहमति बना चुके हैं कि एक ब्रिक्स की कॉमन करेंसी लाई जाए, और डॉलर को जिस तरह से डोमिनेंस है पूरी दुनिया में डॉलर का, उसको कम किया जा सके। और भारत ने उसको कम करने की कोशिश भी की थी। जब तेल को लेकर रूस के साथ भारत का हुआ, तो पेमेंट जो हुआ वो रूबल में भारत ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान में हैं, और वहां पर उन्होंने कहा भी था कि वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स एक अहम मंच है, और महत्वपूर्ण मंच के तौर पर ब्रिक्स उभरा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि
आज जो मुलाकात होने वाली है उसके बारे में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से इसे देखा जा रहा है। दुनिया के देश नज़रें टिकाए बैठे हैं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक साथ बैठेंगे तो किन किन विषयों पर चर्चा होगी, और इसको विस्तार से समझा रहे हैं, बता रहे हैं अजीत प्रताप सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बता रहे थे कि एक साझा करेंसी को लेकर भी हो रही है चर्चा, और इसमें हो सकता है कि कुछ इस शिखर सम्मेलन से निकल कर आए। लेकिन एक चीज़ और है कि रूस की भी कोई भूमिका है क्या चीन को भारत के नज़दीक लाने की, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के नज़दीक जा रहा है और ये रूस को पसंद नहीं है। तो रूस और भारत की अपनी दोस्ती है और पुरानी दोस्ती है। जब कल पुतिन के साथ बैठे प्रधानमंत्री मोदी तो कहा भी पुतिन ने कि मैं जब कुछ बोलता हूँ या प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग हाव भाव से ही समझ लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात जो है तो ऐसा लग रहा है कि रूस की भूमिका है भारत और चीन को नज़दीक लाने में। बिल्कुल आनंद, रूस की और ख़ास करके राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी भूमिका है भारत और चीन को साथ लाने में। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका और रूस के बीच में जिस तरह से तनातनी रहती है, और ख़ास करके रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जिस तरह से अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस चाहता है। और चीन के खिलाफ भी व्यापार को लेकर टकराहट होती रहती है अमेरिका की, और दोनों देश एक दूसरे के बहुत करीब हैं, चीन और रूस। इसीलिए रूस चाहता है कि भारत के साथ जो चीन के जो भी विवाद हैं वो सुलझा लिए जाएं, और दोनों के बीच में रिश्ता जो बर्फ़ जम गई है वो पिघला दी जाए। तो राष्ट्रपति पुतिन की एक बड़ी भूमिका है भारत और चीन को करीब लाने में। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो भारत सभी देशों से अच्छे रिश्ते रखता है। भारत का रूस से सबसे नज़दीकी मित्र है, काफ़ी पुराने समय से रूस के साथ उसकी मित्रता है, और 2/3 हमारे जो हथियार हैं वो रूस के द्वारा ही खरीदे गए हैं। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में खुद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन भी गए, जिसके साथ रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन गए, और उसके बाद अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो पिछले महीने बैठक हुई थी अमेरिका में, वहाँ भी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। तो भारत सभी देशों के साथ समान रिश्ते रखना चाहता है, अपने हित के हिसाब से, अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से सारे देशों से रिश्ते रखता है। लेकिन ज़रूर राष्ट्रपति पुतिन के चलते ये थोड़ा आसान हुआ है, और भारत चीन अब जब मुलाकात होगी 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति जिनपिंग की, तो आगे चलकर ज़रूर ये दोनों देशों का रिश्ता वो हो सकता है एक रास्ता अच्छा निकले, शांति का रास्ता निकले। क्योंकि 2019 में आखिरी बार मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं की, और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जब 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे। लेकिन 2020 जून में जब गलवान का विवाद हुआ, मई में झड़पें हुई, तो उसको लेकर काफ़ी तनातनी बन गई थी दोनों देशों के बीच में, और पिछले 4 सालों में तो रिश्ते ख़राब होते चले गए। उसके अलावा डोकलाम जो भूटान के पास है, डोकलाम में भी दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी। सिक्किम में भी हमने देखा कि दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी तनातनी दिखाई दी, और जिस तरह से गलवान से तस्वीरें आई लड़ते हुए, एक दूसरे को पीटते हुए, और वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई दोनों साइड से। तो पिछले 4 सालों से भारत और चीन का रिश्ता बहुत ही लो पर चला गया था, निम्न स्तर पर चला गया था। और जिस तरह से 2 दिन पहले 21 अक्टूबर को भारत के सेनाध्यक्ष ने जिस तरह से घोषणा की कि गलवान में लद्दाख में जो चीन के साथ तनातनी थी, जो विवाद था, जो गतिरोध था, वो सुलझा लिया गया है, और दोनों देश की सेनाएं अब पेट्रोलिंग करेंगी, चाहे वो डेमचौक हो, डेप्सांग हो। दोनों देश की सेनाएं वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर तैनात कर दिए गए थे दोनों तरफ से। और सबसे अहम बात ये कि चूँकि वो एकदम पहाड़ी दुर्गम इलाका है जहाँ पर ठंड बहुत रहती है, लगभग 40 डिग्री नीचे, -40 डिग्री तापमान वहाँ पर चला जाता है ठंड के दिनों में। और ऐसे में भारतीय सैनिक तो आसानी से रह सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन चीन के सैनिक शुरू में उनको बहुत परेशानी हुई, और इसको देखते हुए चीन भी मजबूर था कि कहीं ना कहीं इस विवाद को
सुलझाया जा सके, नहीं तो वहाँ पर सैनिकों का काफ़ी नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से ये विवाद सुलझा, अब ऐसी उम्मीद बनी है कि आगे चलकर जो भी विवाद, चाहे वो सिक्किम को लेकर है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, भारत और चीन के बीच में ऐसा लगता है कि वो भी बातचीत के जरिए आपस में सुलझा लिए जाएंगे। और 5 साल से दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में जो बैठक नहीं हो रही थी, आज बैठक होगी तो हो सकता है कि आगे चलकर फिर से मुलाकातों का दौर चले और भारत चीन के बीच जो एक तरह से जो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, फिर से वो दोस्ती कायम दोनों देश के बीच रखा जा सके। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते भी हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों। दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। ये उन्होंने पहली बार जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था तो उस समय उन्होंने अपने पड़ोसियों से ये कहा भी था। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि इससे पहले भी जो अभी हमने आपसे सवाल पूछा था कि कितना भरोसा चीन पर किया जा सकता है, इसलिए भी कि जब दोनों लोग एक साथ बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आतंकवाद की भी बात होगी, उस आतंकवाद की जो पाकिस्तान से सीमा पार से हमारे यहाँ होती है। और पाकिस्तान अगर उसको कोई शह देता है तो भारत के खिलाफ किसी न किसी रूप से चाइना का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो भारत चीन से इस बारे में भी बात कर सकता है आज आतंकवाद को लेकर। देखिए, 5 साल बाद दोनों शीर्ष नेताओं की बातचीत हो रही है। पहले से चूंकि बातचीत तय नहीं थी तो अभी कयास लगाना मुश्किल है कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुलाकातें अगर आज शुरू हो रही हैं तो निश्चित तौर पर आगे भी मुलाकातें होंगी और जो भी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जहाँ तक भरोसे की बात है आनंद, तो दुनिया का कोई भी देश, मैंने पहले भी कहा, दुनिया का कोई भी देश चीन के ऊपर भरोसा नहीं करता है और भारत तो कभी नहीं करता। क्योंकि आप देखिए, भारत और चीन के बीच में पंचशील का सिद्धांत अपनाया गया था, समझौता किया गया था। बावजूद उसके 1962 में जिस तरह से चीन की सेनाओं ने आक्रमण किया भारत के ऊपर और एक बड़ी ज़मीन भारत की कब्जा कर ली, हाल के दिनों में जिस तरह से झड़पें हुई है भारतीय सेना और चीन के सेना के बीच में, जवानों के बीच में, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो गलवान हो, सिक्किम हो, डोकलाम भूटान में एक जगह है, वहाँ पर तनातनी हुई और अरुणाचल में तो तनातनी लगातार चलती ही रहती है। तो ऐसे में चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत के सेना अध्यक्ष ने भी जब ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि चीन के साथ लद्दाख में जो गतिरोध था वो सुलझा लिया गया है, उसके बाद उन्होंने ये भी बयान दिया कि हम अब तब उसके बावजूद भी हम अलर्ट मोड में हैं, हम ढीले नहीं पड़ेंगे क्योंकि चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए चाहे कितने भी विवाद सुलझा लिए जाएं, सीमा विवाद खत्म हो जाए, लेकिन चीन ऐसा देश है वो अपनी चालबाजी कभी भी खत्म नहीं करता है। और उससे ठीक है, विवाद सुलझा लिए जाएं, अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से आंख मूंद कर चीन पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता और सतर्क रहने की भी जरूरत है। ये भारत और चीन के बीच जो आज बातचीत होनी है और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये बातचीत होने वाली है, तो इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एनालिसिस करने के लिए, क्या असर पड़ सकता है और क्यों चीन भारत के करीब आ रहा है, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।